इसे दोस्तों आपके सामने एक पिक शो हो रही होगी, क्या आप इसे जानते हो? आप एक मिनट सोच के देखिए, क्या आप इसे जानते हो? नहीं जानते हो तो अभी जान जाओगे। इनका नाम है जूसेपे मौत्सिनी। ये कौन थे? ये इटली के एक क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी का मतलब होता है वह आदमी जिसको अभी प्रेजेंट की जो चीजें चल रही है, करंट की, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, चाहे वो सही चल रही है या गलत चल रही है। क्रांतिकारी अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी। उनके अलग अलग क्रांतिकारी के लिए अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। तो ये क्या है? ये इटली के एक क्रांतिकारी है और इन्होंने क्या किया था? यंग इटली नामक एक आंदोलन चलाया था। ये इटली के क्रांतिकारी है। इन्होंने यंग इटली नामक एक आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में क्या हुआ? इन्होंने जो आंदोलन चलाया था, इस आंदोलन के चलाने के पीछे कोई कारण होगा, और कारण क्या था कि आंदोलन के पीछे कारण था वो था एकता स्थापित करना। सभी लोगों के अंदर एकता नहीं थी, वो एकता को बल मिला इनके आंदोलन से। ये राजतंत्र के क्या थे? बहुत बड़े विरोधी थे, यानी कट्टर विरोधी थे। इनको राजतंत्र बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मे भी ये चाहते हो कि लोकतंत्र स्थापित हो। यह है गैरीबोल्डी। गैरीबोल्डी कौन है? ये इटली का एक महान क्रांतिकारी है सेम। और ये क्या है? ये जूसेपे मौत्सनी के सहयोगी रह चुके हैं। सहयोगी का मतलब उनके काम में इन्होंने हाथ बटाया है। इन्होंने क्या किया? लाल कुर्ती नामक एक सेना तैयार की थी। इन्होंने एक सेना बना दी और सेना का नाम रख दिया इन्होंने लाल कुर्ती। इस सेना की मदद से इन्होंने क्या किया? सेना बनाकर इन्होंने क्या किया? ऑस्ट्रिया को हराया। नॉट ऑस्ट्रेलिया, यह है क्या? ऑस्ट्रिया। इसने इटली को स्वतंत्रता के लिए एक आंदोलन किया था। इन्होंने क्या किया? इनका जो लक्ष्य था वो था कि इटली की स्वतंत्रता हो जाए, उसके लिए उन्होंने क्या किया था? एक आंदोलन किया था। यह है इनकी पिक जो आपको शो हो रही है। दोस्तों हमारे सामने मुख्य शब्द और उनके अर्थ। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको वर्ड मीनिंग की तरह मान सकते हो। और जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे तो चैप्टर पढ़ते समय अगर बीच में किसी वाक्य में अगर आपको ये शब्द मिल जाते हैं और अगर आपको इनके मतलब नहीं पता तो आप उसको स्किप कर दोगे, समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर पहले ही आपको ये शब्द पता चल जाते हैं तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में। तो कुलीन वर्ग नाम से पता चल रहा है ये अमीर वर्ग होंगे। ये जमीन के क्या होते थे? मालिक। और ये यूरोपीय महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली वर्गों में से एक वर्ग था कुलीन वर्ग। इसका मतलब ये अमीर वर्ग थे, इनके पास जमीन थी बहुत ज्यादा और यूरोपीय महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली लोग थे। निरंकुशवाद का मतलब होता है एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, बिना अंकुश की सरकार निरंकुशवाद कहलाती है। जूकर्स, दोस्तों ये क्या है? ये एक ग्रुप है, आप इसको एक ग्रुप कह सकते हो। एक ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर लोग हैं। और कैसे लोग हैं? जमींदार लोग हैं, बड़े बड़े। अब मान के चलो हमने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में बहुत बड़े बड़े जमींदारों को शामिल कर दिया और वे जमींदार अपनी कुछ बातें कर रहे हैं, तो उस ग्रुप का नाम था जुकर्स। दोस्तों अब बात आती है जनमत संग्रह की। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है? जनमत संग्रह यानी जनता, मत यानी वोटों से, और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो क्या है कि ये एक प्रत्यक्ष मतदान होता था, एक डायरेक्ट मतदान होता था, जिससे क्या करते थे? एक क्षेत्र की जनता से पूछा जाता था कि क्या आप इस टॉपिक पे, इस प्रस्ताव पे स्वीकार है आपको ये कि नहीं स्वीकार है। चलो एग्जांपल लेते हैं। क्लास में पूछा जाता है मॉनिटर किसको बनना है, तो दो बच्चों ने हाथ उठाया। अब सर ने कहा कि भाई तू एक काम कर, खड़ा हो जा। ए बच्चे को खड़ा कर दिया और कहा इसके पक्ष में कितने बच्चे हैं, तो वहीं पे प्रत्यक्ष मतदान हो जाएगा। अगर 50% से ज्यादा ए को सपोर्ट करते हैं तो ए बन जाएगा मॉनिटर, या बी को सपोर्ट करते हैं तो बी बन जाएगा। यानी ऐसे ही होता है हमारा जनमत संग्रह। इसमें पूछा जाता है प्रत्यक्ष रूप से कि आपको ये कैंडिडेट स्वीकार है या नहीं, किसी भी प्रस्ताव पे पूछा जाता है। रूढ़िवाद का मतलब दोस्तों क्या होता है? रूढ़िवाद का मतलब होता है वह लोग जो पौराणिक परंपराओं को मानते हैं और उन्हीं पे बल देते हैं, इनको नई चीजें पसंद नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलो आप रास्ते से जा रहे हो और बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? हमें टेंशन हो जाती है कि कुछ गलत होने वाला है। तो ये क्या है? ये एक रूढ़िवादिता वाली बात है। इसके ऊपर कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये पौराणिक परंपराओं से ये चला हुआ आ रहा है। तो सेम रूढ़िवाद ऐसे लोग होते हैं जो उस चीज को खत्म नहीं करने देते, उसी चीज पे बल देते हैं, उसी पौराणिक परंपराओं पे वे बल देते हैं, चाहे वो पौराणिक परंपरा हो
या पुरानी रिवाज हो, उन्हीं पे वो बल देंगे, उसे कहते हैं रूढ़िवाद। दोस्तों अब हमारे सामने फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, ये हमारी हेडिंग है। तो फ्रांस में क्या हुई? क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति, और एक राष्ट्र का विचार आया कि अब राष्ट्र को कौन कैसे निर्धारित करेगा, तय करेगा, इसके नियम और कानून कौन बनाएगा। तो ये देखते हैं इसमें राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से चालू हुई। आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो यह घटना जो है, इसी घटना से राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति दिखती है। उसी टाइम से लोगों में राष्ट्रवाद पनपा कि भाई अब हमें अपने देश के प्रति कुछ करना है, देशभक्त, देश प्रेमी उस टाइम उदय हुआ फ्रांसीसी क्रांति के बाद। क्रांति के बाद घोषणा की गई कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, यानी जो अब राष्ट्र का गठन करेंगे वो करेंगे लोग। इसमें कोई बाहरी आंतरिक किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होगी, इसमें लोग जो होंगे वह गठन करेंगे। इस दौरान नई श्रुतियां रची गई, यानी एक नई नई चीजें हुई गई। मान के चलो अगर आप एक कानून बना रहे हो तो आप उस कानून के रूल्स बनाओगे कि भाई ये रूल्स तोड़ने पे आपको जेल में डाला जाएगा या कुछ भी मुकदमा चलाया जाएगा। तो उन्होंने एक नई चीज, एक नया चीज इन्होंने चालू किया, तो उनके लिए नई नई चीजें की, क्या नई श्रुतियां रची गई, नई नई शपथें ले गए। जो शहीद थे, जो युद्ध के दौरान मर गए थे, उनका गुणगान किया गया और सब राष्ट्र के नाम पे हुआ। किसी भी चीज को करने के लिए एक टॉपिक चाहिए होता है, तो ये टॉपिक किसके ऊपर था? राष्ट्र के नाम पे। ये जो सारी गतिविधियां हुई ये राष्ट्र के नाम पे हुई। एक नई व्यवस्था लागू की गई, एक अच्छे तरीके से, एक बिल्कुल ही नई चीज हम कर रहे हैं तो व्यवस्था भी नहीं होगी, तो एक नई व्यवस्था लागू की गई। उसके अंतर्गत हुआ क्या था? जो भूभाग होते हैं, जमीन के भाग, भू यानी भूमि, उसके भाग, तो भूभाग में रहने वाले जितने भी नागरिक होते हैं सभी नागरिकों को क्या था? समान कानून बनाए जाए। अब डिपेंड करता है कि वो नागरिक जो है वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस नए व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि सभी को समान कानून दिए जाएंगे। जब फ्रांस की घटनाएं हो रही थी, जिस टाइम में जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप में चल रही थी, तो वहां पे भी एक छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे। जैसे पहुंची गई छात्र और शिक्षित मध्य वर्गों के बीच, छात्र, स्टूडेंट और शिक्षित मध्य वर्गीय, यानी जो पढ़े लिखे थे, मध्य वर्ग के, मिडिल क्लास के लोग, उनके बीच भी एक चल रहा था। सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे थे, वो भी कुछ करने लगे थे। मान के चलो वहां पे एक घटना हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक घटना हो रही है। यहाँ पे क्या है? वहां पे घटना हो रही है कि ऐसी कोई बात जहां से नुकसान हो उसकी खबर फैल रही है। यहाँ पे क्या हुआ? जैकोबिन क्लबों की स्थापना कर दी लोगों ने। अब दोस्तों देखते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। 1804 की नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता, नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता एक ही बात है, जिसे आमतौर पर हम नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। इसने क्या किया था? इसने बहुत बड़ा काम किया था। जन्म पर आधारित, यानी पैदा होते ही जिनको विशेष अधिकार मिल जाते हैं वो समाप्त करना था। जन्म लेते ही विशेष अधिकार मिल गए थे लोगों को और मिलते थे, उसको समाप्त करने का जो काम था वो था नागरिक संहिता एवं नेपोलियन संहिता, एक ही बात है। अब इस संहिता में देखते हुआ क्या था। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया था, यानी जहां पे फ्रांसीसी लोगों का नियंत्रण है। मान के चलो यहाँ पे फ्रांस के लोगों ने क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज लागू की गई थी। अब जहां पे किसी का नियंत्रण ही नहीं है वहां पे लागू करके अब क्या फायदा? या जहां पे मान के चलो उस चीज की जरूरत नहीं है वहां पे लागू करके क्या फायदा? तो या उसको इस जगह पे लागू किया गया था जहां पे फ्रांस के लोगों का नियंत्रण था। सामंती व्यवस्था, उसे खत्म किया गया। कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया था। जिन्होंने संघ बना रखे थे, श्रेणी बना रखी थी, उनके नियंत्रणों को हटा दिया गया था। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया था। यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसमें यातायात का प्रयोग किया जाता है, उसको सुधारा गया। संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन, यानी कि जो बातचीत करने की जो व्यवस्था थी, टेलीफोन हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस चीजों को क्या किया था? इन दोनों व्यवस्था को सुधारा गया था। अब देखते हैं दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण।
राष्ट्रवाद मैंने आपको पहले ही बताया था, राष्ट्रवादी लोग, राष्ट्रवाद वो होते हैं जो अपने देश से प्रेम करते हैं और जो करंट में सिचुएशन चल रही होती है वो उनको पसंद नहीं होती है। तो इसमें हुआ क्या, जिन्हें आज हम क्या कहते हैं, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जिनको हम जानते हैं, मानते हैं, वो इस टाइम, वो उस समय क्या था, वह तब राजशाही, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। इनका अभी का जो करंट सिचुएशन है, उस टाइम और अभी के करंट सिचुएशन में फर्क है, इनके बीच का अंतर है। पूर्वी और मध्य यूरोप में निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे लोग। पूर्वी, देखो दोस्तों ये कभी कभी दिमाग के ऊपर से जाता है, इसको हमें देखना है। पूर्वी और मध्य यूरोप, यानी देखिए पूर्वी साइड में कहां पे, मध्य यूरोप, यानी यूरोप के बीच में पूर्वी साइड में। तो आपको इससे अगर मैप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां की बात हो रही है। निरंकुश राजतंत्र जो थे उनके अधीन था ये इलाका, और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। ये नहीं कि एक तरह के लोग रहते, एक ही तरह के, ऐसा कुछ नहीं था। विभिन्न विभिन्न अलग अलग डिफरेंट प्रकार के यहाँ पे लोग रहते थे। अगर देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते होंगे तो हम ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो भाषाएं होंगी वो भी अलग अलग होगी, यहाँ के जो परंपराएं होंगी वह भी अलग अलग होंगी। तो इससे हमें पता चल जाता है विभिन्न विभिन्न लोग, विभिन्न विभिन्न कार्य, विभिन्न विभिन्न भाषाएं। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। देखिए भाषा की बात आ गई, कौन सी भाषा बोलते थे, मैग्यार भाषा, जबकि बाकी लोग कौन सी भाषा बोलते थे, अलग अलग बोली। अब हम देखते हैं, मान के चलो अगर 100% वहां पे 100 लोग हैं, तो जब 50 लोग हैं, आधे लोग, 50 लोग क्या बोलते हैं, मैग्यार भाषा, और बाकी के जो 50 लोग बच गए वो क्या बोलते हैं, वो अलग अलग भाषा बोलते हैं। अब 2% या 10% कुछ और भाषा, 15% कुछ और, 18% कुछ और, ऐसे ऐसे करके 50% एक भाषा मैग्यार, और बाकी का 50% में अलग अलग सारी भाषाएं। गालसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। गालसिया एक जगह थी जहां पे कुलीन वर्ग यानी अमीर वर्ग जो है वो कौन सी भाषा बोलते थे, पोलिश भाषा। कुलीन वर्ग बनाम नया वर्ग, कुलीन वर्ग वर्सेस नया वर्ग। दोस्तों देखते हैं इसके दोनों में फर्क क्या है। नया वर्ग कौन था, कैसे आया, सामाजिक वर्ग कुलीन वर्ग कैसा था, मैंने आपको बता दिया कुलीन वर्ग कौन थे, कैसे थे, लेकिन नया मध्य वर्ग नहीं बताया जो नया नया उभरा है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अभी मैं आपको पहले बताता हूं। पहले कुलीन वर्ग देखते हैं। कुलीन वर्ग क्या था, कुलीन सामाजिक और राजनीतिक रूप से, मैंने आपको सामाजिक और राजनीतिक रूप से क्या थे, ये अमीर थे और जमीन के मालिक थे। ये हमने पहले ही इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है, जमीन के मालिक थे। और कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली वर्ग थे। उसके बाद इस वर्ग के लोग के पास क्या था, ग्रामीण इलाकों में जायदाद थी बहुत ज्यादा, ग्रामीण इलाकों में जमीन थी, जायदाद थी बहुत ज्यादा, और शहरी हवेलियों के मालिक थे। गांव में रहते थे या शहर में रहते थे, कहीं भी रहते हो, तो गांव में इनके क्या थे, ग्रामीण इलाके, और शहर में इनके क्या थे, हवेलियां, और उनके हवेलियों के क्या थे, ये मालिक। राजनीतिक कार्य जब भी इनको करना हो, उच्च लेवल का कार्य, राजनीतिक कार्य इनको जब भी करना है, तो ये एक दूसरी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे। उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा बोलते थे। दोस्तों देखो, डेली लाइफ की रूटीन की भाषा कुछ और है, और बड़ी भाषा जो दूसरी भाषा है वो कुछ और है। तो दोस्तों आपको एक तरह से पता चल रहा होगा, जैसे मान के चलो हम अगर अपने दोस्तों से बात करते हैं, किस में करते हैं, सिंपल हिंदी में भाषा में बात करते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं ऊपर के हाई लेवल के बंदे से बात करना है जो कि अच्छे पोस्ट पे है, तो हम इंग्लिश का यूज करेंगे। तो सेम इसी तरीके से ये डेली भाषा के लिए कोई और भाषा बोलते थे, और उच्च लेवल के लोगों के लिए बात करने के लिए फ्रेंच भाषा बोलते थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इनके परिवार जो थे, किनके, कुलीन वर्ग की, इनके जो परिवार थे अक्सर वैवाहिक संबंधों में आपस में बटे हुए। जैसे मान के चलो, ये तो दोस्तों बहुत ही पुरानी बात है और बहुत दिनों से चली आ रही है। मान के चलो संबंध बनाना है अब ए को बी से, यानी मान के चलो कुलीन वर्ग बी है अपना, और इसको ए राजा महाराजा से संबंध बनाना है। तो क्या करेगा ये इनकी शादी करवा देगा इनसे, यानी ये अपने बेटे की शादी इनकी बेटी से करा देगा, या इनकी बेटे की शादी अपनी बेटी से करा देगा। तो इससे क्या होगा, वैवाहिक, जो इंपॉर्टेंट है वो है वैवाहिक, वैवाहिक बंधनों से आपस में क्या करते थे, संबंध को स्थापित करते थे। तो दोस्तों अब हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है नया मध्य वर्ग कैसे उभरा। नया मध्य वर्ग से आप क्या समझते हो, नया मध्य वर्ग यानी नए नए में होगा,
और मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास। लेकिन ये मिडिल क्लास उभरा कैसे, वो बात करनी है हमें, और ये कैसे थे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, उसके बारे में हमें देखना है। तो इंग्लैंड में क्या हुआ, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब होता है तेजी से विकास, गतिशील विकास। इस टाइम क्या होती है, औद्योगिकरण में बड़ी जल्दी मशीनें स्थापित की जाती है, जो काम की जो रफ्तार होती है वो बढ़ जाती है। तो सेम इसी तरीके से औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में बहुत पहले ही 19वीं सदी में ही, 19वीं सदी के दौरान हुआ, यानी बाद में हुआ। तो अब दोस्तों हुआ क्या, देखो, जब औद्योगिकरण होता है तो हमें किसकी जरूरत होती है, मजदूरों की, श्रमिक की। तो सेम इसी मजदूर, श्रमिक, काम करने वाले लोगों से ही नया मध्य वर्ग हमारा उभर कर आया सामने। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ये जो अपना प्रोसेस था, कौन सा प्रोसेस, औद्योगिकरण वाला, यहीं से नया मध्य वर्ग आया। आपको पता चल गया होगा कि नया मध्य वर्ग आया कहां से, औद्योगिकरण में काम करने के लिए मजदूर चाहिए थे, और इसी से हमारा नया मध्य वर्ग आया। श्रमिक वर्ग, श्रमिक वर्ग लोग, मध्य वर्ग जो उद्योगपति होते थे और जो व्यापारी होते थे, उनके सेवा क्षेत्र के लिए लोग काम करते थे। नया जो मध्य वर्ग है और जो श्रमिक है, ये किनके लिए काम करेंगे, उद्योगपति के लिए ये सब काम करेंगे, क्योंकि इनको पैसे की आवश्यकता है। और ये एक तरह से मान लो आप, नया मध्य वर्ग, श्रमिक वर्ग एक लेबर टाइप का काम करते थे। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम। तो हमारे सामने है उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी से दोस्तों आप क्या समझते हैं, उदारवादी यानी लिबरलिज्म। ये क्या है, ये शब्द लातीनी भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद या आजादी, जो आप मान लो। आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम सुना होगा, जो कि मे बी न्यूयॉर्क में स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, तो लिबर्टी जहां पे नाम आता है, आपने सुना लिबर्टी, लिबर्टी यानी कि लिबर यानी कि आजाद, तो वो आजादी का प्रतीक है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। सेम इसी तरह से हम लिबर शब्द से मान सकते हैं, जिसका अर्थ होता है आजाद। और सेम उसी तरह से हम लिबर जब समझ में आ गया तो उदारवाद समझ में आ गया, उदारवादी समझ में आ गया तो उदारवादी राष्ट्रवाद भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उदारवादी अभी मैंने आपको बताया और राष्ट्रवाद मैंने अभी आपको बताया था। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी। दोस्तों देखो, उदारवाद का मतलब व्यक्ति के लिए आजादी, उदारवाद का मतलब कुछ भी हो सकता है, और राष्ट्रवादी का भी मतलब कुछ भी हो सकता है। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग बात होती है। उदारवाद, अब आपने कभी सुना है क्रांतिकारी, क्रांतिकारी अगर हम गलत चीज के लिए क्रांति करते तो वो गलत है, सही के लिए क्रांति कर रहे तो सही है। तो इसी तरह से उदारवाद, यहां पे उदारवाद का क्या मतलब था, उदारवाद का यहां पे मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी बस, और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। यानी उदारवादी लोग यहाँ पे वो लोग थे जो चाहते थे कि व्यक्ति को आजादी मिले, सारे अधिकार मिले, और कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार थी जो किस पे जोर देती थी, सहमति पे, यानी सहमत होना चाहिए सबसे। फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ था दोस्तों, तो उसके बाद जो है ये निरंकुश शासक जो होते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के बाद की बात चल रही है, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग, इन्होंने क्या किया, विशेष अधिकार यानी जन्म पर आधारित अधिकारों पर ज्यादा जोर दिया। दोस्तों हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। अब हम देखते हैं कि रूढ़िवाद 1815 के बाद कैसे आया, क्यों आया, नया क्या है। तो 1815 में नेपोलियन की हार हो गई, आपको पता है। उसके बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावनाओं से प्रेरित हो गई। अब उनको कुछ चाहिए ना भड़काने के लिए। जब नेपोलियन की हार हो गई तो यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। तो रूढ़िवादी लोगों को कहना था कि राज्य की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं से होती है। जैसे पारंपरिक संस्थाएं से आप क्या समझते हो, चर्च जो पुराने टाइम से है, सामाजिक ऊंच नीच ये भी पुराने टाइम से है, संपत्ति और परिवार को बनाए रखने के लिए बनाए रखना चाहिए। रूढ़िवाद लोग क्रांति से पहले के दौर को वापसी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे, मान के चलो अपने पास दोस्तों टाइम को विभाजित करता हूं, यहाँ पे आपके पास एक टाइम, ये टाइम है पहले का, और ये जो टाइम है ये है क्रांति का।
और ये वाला जो टाइम है, ये टाइम है बाद का टाइम। तो इस टाइम के ऊपर ही ये लोग चाहते थे बने रहे। क्रांति, ये जो टाइम था जैसे पहले चल रहा था, क्रांति होने के बाद भी ऐसा ही टाइम बने रहे, इनका मतलब था। ये नहीं चाहते थे कि एक नया समय बने और उसमें एक नई विचारधारा हो जिसमें गलत रूढ़िवाद को हटा दिया गया हो और एक नई चीज रखी जाए। तो दोस्तों ये क्या चाहते थे, ये क्रांति के पहले वाले दौर को चाहते थे, ना कि बाद वाले दौर को। ये कुछ भी चेंज नहीं चाहते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस और पर्सा, दोस्तों ये जगह का नाम है, ऑस्ट्रिया, यूरोपीय शक्तियों, नहीं किसी को लगे कि रूस तो पता है लेकिन पर्सा एक नया सा वर्ड लगता है, तो किसी को लगे पर्सा क्या है, तो ये एक जगह का नाम है। शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, इन्हीं सब ने मिलकर किसको हराया था, नेपोलियन को। प्रतिनिधियों ने 1815 में क्या किया, वियना संधि थोप दी। वियना संधि दोस्तों आपको ही बताता हूं, आपने पिछले क्लास में ही पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो यहां पे देखना। प्रतिनिधियों ने क्या की, 1815 में वियना संधि थोप दी, जिसका उद्देश्य क्या था, उन सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन के युद्ध के दौरान हुए थे। अब मान के चलो, जो नेपोलियन के युद्ध के दौरान जितने भी बदलाव किए गए हैं, उन सभी बदलाव को दूर करना था। यह था वियना संधि। क्या आपने एक नायक फिल्म देखी है दोस्तों? आपने नायक फिल्म देखी होगी, अनिल कपूर वाली। तो उसमें आपने देखा वो एक दिन के लिए नायक वो बनता है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो बहुत सारी चीजों को लागू कर देता है ना। ये बना लिया, क्या ये वाले ऑर्डर इशू कर दिया, बहुत सारे। उसके बाद जब उसका 24 घंटा खत्म हो जाता है तो उसके बाद दोबारा से पहले वाला प्रधानमंत्री आता है, वो कहता है मुझे इन सारे ऑर्डर्स पे स्टे ऑर्डर चाहिए, कैंसिल ऑर्डर चाहिए। तो यही बात है सेम, जो पहले वाला जो जितना भी काम किया गया था, बदलाव किए गए थे नेपोलियन युद्ध के दौरान, उन्हीं सब युद्ध को खत्म करने का जो ऑर्डर था वो था वियना संधि। दोस्तों आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपके सामने क्रांतिकारी का एक टॉपिक, क्रांतिकारी। 1815 के बाद बहुत सारे यूरोपीय समाज में क्या हुआ, परीक्षण देने लगे, यानी तैयारी करवाने लगे, प्रयास करवाने लगे उनके प्रचार करने के लिए। क्या हुआ, गुप्त संगठन बनाए गए। गुप्त संगठन ऐसे संगठन जिनके बारे में किसी को जानकारी ना हो। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब क्या था, राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध करना। दोस्तों मैंने आपको बताया था क्रांतिकारी का मतलब कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम इसका मतलब क्या था, क्रांतिकारी का मतलब, क्रांतिकारी उन लोगों को कहते थे जो राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध करते थे, पक्ष में नहीं थे, विरोध करते थे। ऐसा ही व्यक्ति था, आपको याद आ रहा होगा कि राजतंत्रीय का घोर विरोधी है ना, ज्यूसेपे मोत्सनी, इटली का, याद आ रहा होगा, जो शुरू में मैंने बताया था वही। इटली का जो था ज्यूसेपे मोत्सनी, उनका जन्म 1807 में हुआ था जेनोवा में। ज्यूसेपे मोत्सनी ने क्या किया, ये कार्बर और इन्होंने क्या बनाया, एक गुप्त संगठन बनाया। कार्बोनेरी में क्या बनाया, एक गुप्त संगठन, और उनके सदस्य बन गए। जब उनके सदस्य बन गए तो उसके बाद उन्होंने अपने खुद के 2 संगठन बनाए, भूमिगत। भूमिगत का मतलब अंडरग्राउंड संगठनों की स्थापना की। मार्सेई में किया इन्होंने यंग इटली, और बर्न में इन्होंने किया यंग यूरोप। 2 इन्होंने क्या बनाए, गुप्त संगठन, भूमिगत संगठन। और इसके सदस्य कौन बने, इसके सदस्य दोस्तों, सदस्य बनने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, सदस्य बनते कैसे। आपका जो कोई मित्र है, वो मित्र आपका कैसे बनेगा, उसमें और आप में कुछ चीजें कॉमन होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आपका जो मित्र है वो भी पढ़ाई में एवरेज या अच्छा होगा। तो सेम इसी प्रकार से ये इनके सदस्य बने, इनके मित्र बने, इसके साथ रहे। क्यों, क्योंकि पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन, इन राज्यों में क्या था, समान विचार रखने वाले राज्य थे। इनके जो विचार थे ये आपस में मिलते जुलते थे। क्रांतिकारी का युग कब का था, 1830 से 1848 का जो युग है उसे हम क्रांतिकारी का युग कह सकते हैं, क्रांतियों का युग। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हो गया, और बुर्बे राजा ने क्या किया, बुर्बे राजा ने 1815 में रूढ़िवादी प्रक्रिया को सत्ता में लाया। ठीक है, ये किया बुर्बे राजा ने। उन्होंने क्या किया, जो उदारवादी क्रांतिकारी लोग थे ना, उनको उखाड़ कर फेंक दिए, और उनकी जगह उन्होंने रिप्लेस किया किसको, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। दोस्तों एक और बात हम यहाँ पे देखते हैं, आपको एक टिप्पणी
अभी मैं बताऊंगा जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। और ये टिप्पणी की मैटरनिक ने। मैटरनिक ने एक बार क्या की, एक टिप्पणी की। क्या बोला इन्होंने, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। ये दोस्तों एक टिप्पणी थी, इंटरेस्टिंग थी और आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसमें इसको डाला है। जुलाई में क्रांति हुई ब्रुसेल्स में, और वहां पे क्या हुआ, जो विद्रोह है वो भड़क उठा। और इस विद्रोह के भड़कने के कारण हुआ क्या, फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम जो है वो किससे, नीदरलैंड से अलग हो गया। दोस्तों रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय की भावना, ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए, कि जो राष्ट्रीयवाद की जो भावना जागृत होनी है हमारे अंदर, वो कैसे होगी। अगर आपको किसी बंदे को राष्ट्रीयवाद के प्रति, राष्ट्रीय के प्रति जागरूक कराना है या उसके अंदर राष्ट्रीय की भावना डालनी है, तो आप कैसे डालोगे। मान के चलो अगर हमारे सामने कोई राष्ट्रीय गीत चल जाता है, वंदे मातरम, या कुछ ऐसा जो हम फिल्मों में देखते हैं वंदे मातरम, तो हमें क्या होता है, हम भावुक हो जाते हैं उस टाइम और हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना उमड़ती है कि हाँ मैं भी कुछ अब देश के लिए कुछ करूंगा। तो सेम हमें राष्ट्रीय भावना को कैसे उजागर करना है वो इस टॉपिक में हम देखेंगे। राष्ट्रीयवाद का विकास केवल युद्ध से, एक और बात, युद्ध भी तो होता है, मान के चलो अपने देश पे आक्रमण हो जाए तो हम भी भाई आ जाओ हम भी लड़ेंगे, तो क्या युद्ध जरूरी नहीं है, युद्ध से भी होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केवल युद्धों के अलावा, युद्ध के अलावा बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय विस्तार से भी नहीं होता, केवल युद्ध से और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं होते, और भी कारण है। और वो और भी कारण हमारे सामने क्या है, कला, काव्य और कहानियां। इन तीनों से मैंने आपको बताया, देखो कला यानी आप कुछ ऐसा सौंदर्य सा कर दो कला, जिससे और जिस फोटो को देख के आपके अंदर राष्ट्रीय भावना उमड़ पड़े। काव्य है ना, काव्य कुछ कहानियां होती है हमारे सामने, कुछ काव्य खंड होते हैं, कुछ कहानियां होती है जिसके अंदर क्या होता है, हमें राष्ट्रीय भावना हमारे अंदर उजागर हो जाती है। किस्से और संगीत, हाँ किस्से भी और संगीत भी, संगीत की बात तो हो चुकी है पहले, संगीत भी राष्ट्रीय भावना को गढ़ने में बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। रोमानीवाद को देखते हैं तो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो खास तरह की राष्ट्रीय भावना को उजागर करता था। देखो दोस्तों, रोमानीवाद से आप क्या समझते हो, रोमानीवाद का मतलब है एक सांस्कृतिक आंदोलन हुआ था ये, जो क्या करता था, खास तरह की राष्ट्रीय भावना को उजागर करता था, विकास करता था राष्ट्रीय भावना का। भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों भाषा भी ना एक दूसरे को मिलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण मान सकते हैं। मान के चलो कि आप आउट ऑफ दिल्ली किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, और दिल्ली में आपको वही लैंग्वेज बोलता हुआ एक आदमी मिल गया। जैसे मान के चलो आप मुंबई से हो या आप गुजरात से हो, वहां का, और आप रहते हो दिल्ली में, और वहां पे आपका दोस्त मिल गया जो कि मुंबई और गुजरात की भाषा यूज करता है, तो आप कितना मतलब उसके पीछे मतलब फ्रैंक हो जाओगे ना, यार तू भी वहीं से रहता है मैं भी वहीं से रहता हूँ। तो सेम अगर हमें हिंदी भाषा जो है, भाषा भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राष्ट्रीय भावना को उजागर करने में। तो दोस्तों अब हमारे सामने जो टॉपिक है वो है भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। तो दोस्तों ये जो अपना टॉपिक है इसमें क्या है, भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। दोस्तों देखो, भूख का मतलब क्या है कि यहाँ पे खाने की कमी हुई होगी, जब खाने की कमी होगी तो क्या हुआ होगा, कठिनाइयां हुई होगी, किसके लिए, जनता के लिए भी और सरकार के लिए भी, और जब कठिनाइयां हुई होंगी तो क्या हुआ होगा, जन विद्रोह हुआ होगा। सेम, तो ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखते हैं। 1830 का जो दशक था यूरोप में बहुत सारी कठिनाइयों को लेकर आया, कई सारी कठिनाइयों को लेकर आया 1830 का दशक। 19वीं सदी के प्रथम में क्या हुआ, आग में पूरे यूरोप की जनसंख्या भाग में, 19वीं सदी के प्रथम में के भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या वृद्धि हो गई, ठीक है। अब देखो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर जनसंख्या बढ़ रही हो, पॉपुलेशन अपने बढ़ रही हो, तो क्या होगा, जो खाना 4 जनों में होता था वो अब 8 में होना है, ठीक है। जो सीटें बाकी है, नौकरियों की 5 बाकी है, तो 3 बेरोजगार रह जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब 19वीं सदी में क्या हुआ, वृद्धि होने लगी, जनसंख्या बहुत ज्यादा। ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वाले क्या होंगे, नौकरी ढूंढने वाले की तादाद ज्यादा, लेकिन रोजगार के अवसर कम। सेम वही बात हो जाएगी अपनी,
रोजगार वाले तो लोग बहुत सारे होंगे, लेकिन रोजगार के अवसर ही नहीं होंगे। खाने पीने की चीजों के मूल्य में क्या होगा, बढ़ने लग जाएंगे। खाने पीने की चीजें की जो मूल्य है वो बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि लोग ज्यादा है, खाने पीने की चीजें कम है। अब मूल्य को बढ़ा दो, जिसके पास पैसे वो खरीद लेगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं खरीदेगा। यही प्रॉब्लम आती है। तो किसी वर्ष फसल खराब भी हो जाती थी, ये और ऐसी की तैसी हो जाती थी। होने के बाद शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल गई। 1848 में क्या हुआ, उदारवादी क्रांति हुई। उदारवादी क्रांति दोस्तों बताया था आपको, ये जो उदारवादी क्रांति होते हैं ये कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ अच्छा चाहते हैं, उदारवादी है ना। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तभी इनके सामने पढ़े लिखे और मध्य वर्गीय भी एक क्रांति हो रही थी। दो क्रांति हो रही है दोस्तों यहाँ पे। एक क्रांति तो यूरोप के देशों में हो रही है जब बेरोजगारी फैल रही है, भुखमरी से ग्रस्त लोग हैं, और एक पढ़े लिखे लोगों में हो रही है, यहाँ पे भी एक क्रांति हो रही है। फरवरी 1948 की बात करें हम, तो घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ गई। यानी इतनी ज्यादा घटनाएं हुई कि वो घटनाएं राजा संभाल नहीं पाया, और इससे क्या हुआ, उसको गद्दी छोड़नी पड़ गई और उन्हें एक गणतंत्र की स्थापना करनी पड़ गई। गणतंत्र की घोषणा दोस्तों उनको करनी पड़ गई। किससे, राजतंत्र से सीधा ये किस पे आ गए, गणतंत्र पे। उदारवादी आंदोलन के अंदर, उदारवादी जो आंदोलन हुआ था उसके अंदर महिलाओं को बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त करने का मुद्दा विवादास्पद था। यानी अब बताओ, बात हो रही है कि महिलाओं को अधिकार देना है, महिलाओं को क्या करना है, अधिकार देना है। अब दे कि नहीं दे, दे कि नहीं दे, अधिकार उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसी बात पे बहुत ज्यादा विवाद हुआ। और ये कैसा मुद्दा रहा, विवादास्पद मुद्दा रहा। हालांकि आंदोलन में महिलाओं ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। हालांकि आंदोलन में क्या हुआ, महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन जब बात आई उनके अधिकारों की, तब देखना क्या होता है। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन भी स्थापित किए थे। इसके बावजूद जब उन्हें असेंबली में चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया, बताओ। इनको यहाँ पे पहले तो इन्होंने आंदोलन किए, आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका भी निभाई। सक्रिय भूमिका निभाने के बाद इन्होंने राजनीतिक क्या किए, राजनीतिक संगठन भी स्थापित किए, तब भी उन्हें मताधिकार, वोट डालने के अधिकार से वंचित रखा गया। दोस्तों अब हम देखते हैं जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी का निर्माण और इटली का निर्माण। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए क्या था दोस्तों, राज्य की सत्ता को क्या करना है, बढ़ाना है। अब उसके लिए क्या होगा, पूरे यूरोप में प्रभुत्व हासिल करना पड़ेगा, और उसके लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर क्या किया, राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल किया। हमेशा राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल किया। क्यों, किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन एक होना चाहिए, बहुत जरूरी। मान के चलो आप अगर डीमोटिवेट हो जाते हो तो वो काम नहीं होगा, लेकिन अगर हमें, मान के चलो आप कोई काम कर रहे हो और आपको पता है कि उस काम में आप आगे जाके बहुत ज्यादा सक्सेस होगे, और अभी आपको वो चीज नहीं मिल रही जो आप चाहते हो, लेकिन अगर आपको विश्वास है कि हाँ आगे इससे मुझे बहुत सक्सेस मिलने वाली है, तो आप उस काम को करोगे मन लगा के। तो राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी, काफी फैली हुई थी। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस 3 युद्धों में प्रसा की जीत हो गई। ठीक है, एकीकरण की प्रक्रिया चालू हो गई, एकता की फैलाने की प्रक्रिया चालू हो गई। जनवरी 1871 में क्या हुआ, वार्साई में एक समारोह हुआ। ठीक है, कहां पे, वार्साई में एक समारोह हुआ। प्रसा के राजा थे विलियम्स प्रथम। इन्होंने क्या किया, जर्मनी का सम्राट इनको घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, जनवरी में क्या हुआ, 1871 में वार्साई में एक समारोह हुआ। उस समारोह में राजा विलियम्स को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। जर्मनी में क्या हुआ दोस्तों, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चालू हो गई। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण की क्या हुआ, प्रक्रिया चालू हो गई कि अब क्या करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, उसकी प्रक्रिया चालू हो गई, और राज्य की शक्ति का प्रभुत्व भी दर्शाने लग गए। इटली दोस्तों, अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम इटली के ऊपर। इटली क्या है, इटली में क्या है,
और इटली हमारे इस टॉपिक में क्यों दिया हुआ है, क्या कनेक्शन है इटली से। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन हुआ, यानी जिस टाइप से जर्मनी में राजनीतिक विखंडन हुआ, राजनीतिक में टकराव आए, राजनीतिक टूटा बना, सेम इसी तरह इटली में भी हुआ। इसी लंबा इतिहास है इटली में भी इसी का। 19वीं सदी के मध्य में इटली को 7 राज्यों में बांट दिया गया। 7 राज्यों में बांट दिया गया। अब हम देखते हैं कैसे कैसे किस भागों में बांटा। उत्तरी भाग में बांटा ऑस्ट्रिया और हैम्सबर्ग, इसके अधीन था। मध्य इलाका पोप का शासन था और दक्षिण क्षेत्र स्पेन के पूर्व राजाओं के अधीन में था, यानी वश में था। 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मोत्सनी ने एक एकीकृत इतावली गणराज्य के लिए एक कार्यक्रम चलाया, और वो कार्यक्रम कैसा था, व्यवस्थित कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को चलाने की, प्रकाशित करने की इन्होंने प्रयास किया। उसने क्या किया, अपना जो उद्देश्य है, उन्होंने अपने उद्देश्य के प्रचार के लिए एक वो बनाया था, संगठन बताया था आपको, यंग इटली। और ये गुप्त संगठन था जो इन्होंने बनाया था अपने उद्देश्य को प्रचार करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। सैनिकों के अलावा ज्यूसेप्पे मोत्सनी और गैरिबोल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र मतलब होता है हथियारों के साथ, स्वयं सेवक होता है जो अपने आप से, यानी किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, इनने इन युद्धों में हिस्सा लिया बहुत ज्यादा संख्या में। दोस्तों अब देखते हैं ब्रिटेन की अजीब दास्तान। ब्रिटेन की एक अजीबोगरीब दास्तान के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, और ये चर्चा की गई है बुक में ही। और ये जो विद्वान है, कुछ विद्वानों ने तर्क दिए हैं, हमें वही तर्क पढ़ने हैं बस। ब्रिटेन में राष्ट्र निर्माण का जो विद्वान बोलते हैं, ब्रिटेन में जो राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो अचानक नहीं हुआ, कोई उथल पुथल नहीं है, वो एक क्रांति का परिणाम नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि अचानक हुई कोई उथल पुथल नहीं है और क्रांति का कोई परिणाम नहीं है, ब्रिटेन में हुआ ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण। ये कौन बोल रहा है, विद्वान बोल रहे हैं। ये विद्वान क्या बोल रहे हैं, ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा। वो कह रहे हैं ये सब इसका कुछ, इनका कोई रोल नहीं है, इसमें उथल पुथल का कोई रोल नहीं है, क्रांति का कोई रोल नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, लंबा चलने वाला क्या है, ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस के कारण ही ये हुआ है। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंगन संसद ने क्या किया, 1688 में राजतंत्र की ताकत छीन ली। संसद के मध्य से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। 1717 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। 1707 में क्या हुआ, 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में क्या हुआ, इसका गठन हो गया। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये राष्ट्र दृश्य कल्पना। अब देखो दोस्तों, मान के चलो आपको एक पेन की या किताब की इमेज बनानी है, ठीक है, ड्राइंग बनानी है, तो क्या वो इजी है? हाँ बहुत इजी है। मान के चलो अगर आपको किसी दोस्त का बनाना है फोटो, आपको किसी दोस्त का चेहरा एक फोटो में बनाना है, ये मुश्किल हो जाता है ना। हम ड्राइंग नहीं बना सकते ना सेम टू सेम अपने दोस्त की तरह, फेस की ड्राइंग बनाना मुश्किल है। अब दोस्तों सेम यही रूल यहाँ पे लागू होता है, इनको अपने देश को बनाना है ड्राइंग में, एक मूर्ति में अपने देश को रखना है। कैसे करेंगे, ये मुश्किल काम था, आप देखते हैं। किसी शासक को चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना बहुत आसान होता है दोस्तों, लेकिन एक राष्ट्र को कैसे चेहरा दिया जाए, बात तो ये थी। 19वीं सदी में क्या हुआ, कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण किया, यानी राष्ट्र को मानव की तरह दिखाया। अर्थात उन्होंने एक देश को ऐसे चित्रित किया जैसे वह क्या है, कोई व्यक्ति है। जैसे अपना इंडिया है, अपने इंडिया को क्या किया, एक ऐसे चित्रित किया कि वो एक कोई आदमी हो, कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया। किसके भेष में? नारी में, यानी फीमेल के रूप में उस टाइम देश को अपना प्रस्तुत किया, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। किसका? राष्ट्र का। उनके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के लाल तिरंगे में थे। अब दोस्तों मान के चलो अपना कोई भगवान लेते हैं, ठीक है,
जैसे दुर्गा माँ है तो उनके हाथ में देखो कितने सारे आपको सिंबल दिखेंगे, कहीं चाकू, तलवार, धनुष, है ना। तो सेम उसी तरह से इनके हाथ में भी टोपी, तिरंगा और कलगी दे दिया गया था, एक सिंबल के रूप में, एक निशान के रूप में। मरियन की अब बात ये आती है कि इन्होंने इतना खर्चा क्यों किया, क्यों सोचा, इतनी मेहनत क्यों की, इससे बना के इनको फायदा क्या हुआ। इनको फायदा ये हुआ कि यहाँ पे एकता की भावना का विकास हुआ। मरियम की प्रतिमा को कहाँ पे लगाया गया, सार्वजनिक चौकों पे, यानी जहाँ पे भीड़ हो, क्राउड हो बहुत ज्यादा, ताकि जनता को क्या मिले, राष्ट्रीय एकता में वो बन जाए। इस मूर्ति को बनाने का उनका एकमात्र लक्ष्य ये था कि एकता में बन जाए सारे के सारे और राष्ट्रीय प्रतीक की याद दिलाते रहे। मरियम की जो छवि थी वो सिक्कों में और डाक टिकटों में छपवाई गई, अंकित की गई, जिससे लोगों को अपनी राष्ट्र की भावना की याद हमेशा आती रही। इसी तरह जर्मेनिया में क्या हुआ, जर्मेनिया में जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। अब आता है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद दोस्तों मैंने आपको बताया था, साम्राज्यवाद अभी बताता हूं। साम्राज्यवाद का मतलब होता है दोस्तों, देखो मान के चलो अपना ये साम्राज्य है, ठीक है, इस साम्राज्य को अपने को विस्तार करना है, यानी इस क्षेत्र को विस्तार करना है, और इस क्षेत्र के विस्तार के लिए हमें जो काम करना है, और अगर हम इसे विस्तार कर देते हैं तो ये हमारे लिए साम्राज्यवाद है। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र था, स्थिति थी, ये हमें पता है। 1871 के बाद यूरोप एक गंभीर स्थिति में था और तनाव का माहौल था। अब उसका कारण क्या था, तनाव का कारण था बाल्कन क्षेत्र, सबसे बड़ा कारण था बाल्कन क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या था, अब बाल्कन क्षेत्र क्यों था, बात यह आती है, इस क्षेत्र में भौगोलिक जातीय भिन्नता थी, भौगोलिक भी भिन्नता थी और जातीय भी भिन्नता थी। इससे क्या होता है, जब एक क्षेत्र में बहुत तरह के लोग रहते हैं तो उनकी सोच अलग होती है, उनकी परंपराएं अलग होती है, उनकी भाषाएं अलग होती है, और फिर क्या बनता है, तनाव का वो एक कारण बनता है। बाल्कन क्षेत्र एक बहुत बड़ा हिस्सा था ओटोमन साम्राज्य का, और ये किसके नियंत्रण में था, ओटोमन साम्राज्य के। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य में क्या हुआ, आधुनिकरण। आधुनिकरण का मतलब होता है तीव्र विकास, जिसमें मशीनों का ज्यादा प्रयोग होता है, और आंतरिक सुधार मजबूत करने का प्रयास किया गया इस समय 19वीं सदी में। कहां पे, ओटोमन साम्राज्य में। लेकिन इससे बहुत कम लाभ हुआ, लाभ तो हुआ, सफलता तो मिली, लेकिन बहुत कम। बाल्कन राज्य क्या हुआ, बाल्कन राज्य में तनाव का एक और कारण है हमारे पास, वो है ईर्ष्या यानी जलन। तो बाल्कन राज्य में जलन, ईर्ष्या बहुत ज्यादा थी। हर एक राज्य जो चाहता था, एक राज्य ए पॉइंट, बी राज्य, सी राज्य, डी राज्य, ये सारे राज्य ये चाहते थे कि इनके इलाके में ज्यादा से ज्यादा जमीन आए, इनके जो क्षेत्र है वो ज्यादा से ज्यादा बड़े हो। तो अगर इनमें एकता नहीं रहेगी और सब अपने भले की बात करेंगे तो तनाव तो उत्पन्न होना ही है। अब हम बात करते हैं साम्राज्यवाद की। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद को भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वो अपने आप को महाविपदा यानी डिजास्टर के ऊपर वो लेके गया। साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे, साम्राज्यवाद जो लोग थे वो प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ क्या हुआ, विरोधी आंदोलन होने लगे, और ये सभी विचार समाजों को राष्ट्र राज्यों में विभक्त करने लग गए, गठित करने लग गए। और अब क्या हुआ, उनमें सार्वभौमिक, खुद से सार्वभौम सबके लिए